डियर फ्रेंड्स, आज हम भारतीय जनजातियों में सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर विचार करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडियन ट्राइब्स। भारत में विभिन्न संस्कृति वाली जनजातियां निवास करती हैं। पृथक निवास करने पर भी भारतीय सभ्यता के इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान है। उन्होंने समय समय पर प्रदेश एवं देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। यद्यपि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जनजातीय संस्कृति एक पृथक पूर्ण संस्कृति या आइसोलेटेड कल्चरल होल है। प्रोफेसर इरावती कर्वे का मत है कि भारतीय जनजातियों का स्थानीय एवं प्रादेशिक राजनीति में सारे इतिहास के दौरान और विशिष्ट रूप से मध्यकाल में दबदबा रहा है। पिछले 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 150 से 200 वर्षों से जनजातियों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में बाह्य संपर्क के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिणाम स्वरूप उनमें अनेक आंदोलनों का जन्म हुआ। इन आंदोलनों को उत्पत्ति के कारणों, उद्देश्यों, संगठनों एवं परिणामों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। समाज वैज्ञानिकों की इन आंदोलनों में विशेष रुचि नहीं रही है। उनकी रुचि के अभाव के लिए स्टीफन फुक्स आंदोलन से संबंधित स्रोतों के अभाव, मानवशास्त्रियों की इतिहास में रुचि न होना तथा अपने को राजनीति, जनविरोध, विवाद एवं सरकार की नीति से पृथक रखने की प्रवृत्ति आदि कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। इन आंदोलनों का उल्लेख प्रशासकीय रिकॉर्ड में विद्रोह तथा राजनीतिक व कानूनी समस्या के रूप में किया गया है। फ्युक्स, घुरिये, विद्यार्थी, सच्चिदानंद, एडवर्ड रॉय, नायक, बेली, चौहान, भौमिक, मुखर्जी, H.K. बोस, कमलेश्वर सिन्हा, कालिया, महापात्रा, देसाई, रेड्डी, मानकेकर, जोशी, आनंद, नायडू आदि के आधार पर किया जा सकता है। हम यहाँ क्षेत्रीय आधार पर जनजातियों के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में आंदोलन, मूवमेंट्स अमंग द ट्राइब्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां क्या हैं? नागा, खासी, मीज़ो, मिकिर, कुकी, कचारी, टफला। भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र की जनजातियों में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना अधिक रही है। यहाँ की जनजातियों की भौगोलिक एवं मानवशास्त्रीय पृष्ठभूमि समान होते हुए भी सांस्कृतिक एवं भाषाई विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं। इस क्षेत्र में पिछले 150 वर्षों में धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन साथ साथ चल रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण कई जनजातियों ने ईसा धर्म स्वीकार कर लिया है। अंग्रेज़ों से पूर्व स्थानीय राजा के विरुद्ध एवं अंग्रेजी शासन काल में भी उनके विरुद्ध विद्रोह के रूप में यहाँ राजनीतिक आंदोलन हुए। ईसाई धर्म के प्रभाव एवं राजनीतिक जागृति के कारण यहाँ की जनजातियों में हिंदूवाद, बुद्धवाद एवं इस्लाम के प्रति अभिनति बायसेस पैदा हुई हैं। वे भारतीय जीवन की मुख्यधारा से पृथक रहकर अपनी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगी हैं। राजनीतिक स्वायत्तता एवं नागा राष्ट्रवाद के लिए यहाँ अनेक आंदोलन हुए हैं, जिनका संचालन नागा क्लब, नागा नेशनल काउंसिल, नागा यूथ मूवमेंट तथा नागा वुमेन सोसाइटी द्वारा किया गया है। सन 1929 में नागा क्लब ने साइमन कमीशन से कहा, आपने हमें जीता है, अब आप भारत से जाएं तो हमें पहले की भांति ही स्वतंत्र कर दें। नागाओं ने इस क्षेत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्वायत्तता की मांग में कोई कमी नहीं आई है। नागा राष्ट्रीय परिषद, असम हिल ट्राइब यूनियन, ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन, ऑल पार्टी हिल काउंसिल आदि ने स्वायत्तता की मांग को तीव्र ही किया है और इसके लिए उन्होंने कई बार हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की सहारा भी लिया है। चीन, म्यांमार, पाकिस्तान पास होने के कारण आक्रमण के बाद वे इन देशों में भूमिगत हो जाते हैं। कई बार तो चीन और पाकिस्तान ने इन्हें भड़काया भी है, चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र और पैसा भी दिया है। इनकी समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए अशोक मेहता कमीशन, पाटस्कर कमीशन तथा जयप्रकाश पीस मिशन ने प्रयास किए हैं।
इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही फरवरी 1961 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना की गई। प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी या क्या ये जनजातियां सरकार के इस रुख से संतुष्ट हैं और भविष्य में कुछ भी नहीं करेंगी और वे भारतीय जीवन की मुख्य धारा से अपने को जोड़ लेंगी। किंतु ऐसा सब करना संदेहास्पद ही लगता है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व हमें इंतजार करना होगा। दूसरे नंबर पे है छोटा नागपुर प्लेटो की जनजातियों में आंदोलन, मूवमेंट्स अमंग द ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर। इस क्षेत्र में अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलनों का संबंध चमत्कारिक नेताओं से रहा है। सभी आंदोलनों की पृष्ठभूमि लगभग समान रही है। ये सभी आंदोलन स्थानीय शासकों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध थे। सभी आंदोलनों का कारण विद्रोही जनजाति नेताओं द्वारा समय समय पर रखी गई मांगों को पूर्ण नहीं करना रहा है। इस क्षेत्र के आंदोलन क्रांतिकारी एवं सुधारवादी रहे हैं। इस क्षेत्र के कुछ आंदोलन बता रही हूँ मैं आपको। जैसे एक है बिरसा आंदोलन। इसका संचालन मुंडा जनजाति की एक व्यक्ति बिरसा मुंडा द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सुधार था। मुंडा लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानते थे। सन 1870 में सरदार नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध मुंडा लोगों ने आक्रामक कार्यवाही की थी। उनका सैनिक विद्रोह और सामान्य असंतोष सन 1890 तक चलता रहा। इस आंदोलन को सरदार आंदोलन कहते हैं। बिरसा ने मुंडा लोगों को लगान न देने के लिए खुला विद्रोह करने को कहा। बिरसा का धर्म मुंडा विश्वासों, हिंदूवाद और ईसाइयत का सम्मिश्रण था। इस आंदोलन ने कुछ समय तक छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। एक और आंदोलन है छोटा नागपुर प्लेटो में, वह है ताना भगत आंदोलन। 1913 से 1914 में ओरांव जनजाति में जात्रा नामक व्यक्ति ने आंदोलन का संचालन किया, जिसका उद्देश्य बदलते समय के साथ ओरांव लोगों के समाज में सुधार लाना था। उसने शराब एवं मांस के प्रयोग का निषेध किया और कहा, जादू टोने और भूत प्रेत की अपेक्षा ईश्वर में विश्वास करो। सभी ताना भगत खादी पहनते थे और उन्होंने भूमि का लगान न देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इसी इलाके में अर्थात छोटा नागपुर इलाके में एक और आंदोलन है बीर सिंह आंदोलन। सन 1854 में संथालों में बीर सिंह नामक व्यक्ति ने स्थानीय भूस्वामियों के विरुद्ध एक खुला विद्रोह किया। 1871 में भागीरथ द्वारा भागीरथ आंदोलन चलाया गया। 1930 में गांधी जी के विचारों पर आधारित बेनगाम आंदोलन चला। सन 1882 में हो लोगों ने, बुद्धों तथा भूमिज लोगों ने गंगा नारायण के नेतृत्व में स्थानीय राजाओं एवं जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। असुर जनजाति में भी अनेक धार्मिक आंदोलन हुए जो जनजाति विश्वासों और हिंदू धर्म के मिश्रित रूप थे। इस प्रकार इस क्षेत्र के आंदोलन भूमि पर स्वामित्व, वनों का उपयोग एवं धार्मिक सांस्कृतिक संपर्क की समस्याओं को लेकर हुए। घुरिये इन आंदोलनों का उद्देश्य जनजातियों का हिंदूकरण मानते हैं। एडवर्ड रॉय ने इन्हें पुनर्जीवित या रिवाइवल आंदोलन तथा सच्चिदानंद सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। एडवर्ड रॉय का मत है कि इन आंदोलनों ने विघटित समूहों को एकत्रित और संगठित किया, उन्हें नई नैतिक व्यवस्था प्रदान की, भारत की महती एवं लघु परंपराओं के बीच कड़ी का काम किया और संस्कृति ग्रहण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। उन्होंने एक नई समाज व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया जो हिंदू और जनजातीय समाज का मिश्रण है। सच्चिदानंद का मत है कि ये आंदोलन फीके पड़ गए, किंतु जनजातियां आज पुनः अपनी प्राचीन संस्थाओं, सांस्कृतिक गौरव एवं मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। मध्य भारत की अन्य जनजातियों में जो आंदोलन हुए उनके बारे में बातचीत करते हैं। मूवमेंट्स अमंग अदर सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स।
मध्य भारत की अन्य जनजातियों में गोंड एवं भील जनजातियां प्रमुख हैं। गोंड लोगों में हुए आंदोलनों का उद्देश्य हिंदूकरण रहा। सन 1929 में भाऊ सिंह तथा राजनेगी ने सुधारवादी आंदोलन चलाए। 1945 में महुआदेव ने भी ऐसा ही आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य गोंड लोगों में शराब का निषेध करना था। 1951 में सरगुजा अकाल से प्रेरित होकर राजमोहिनी देवी ने गोंड लोगों को संगठित किया। इन्होंने अपने आंदोलन के संचालन के लिए गोविंदपुर में आश्रम बनाया। वह महात्मा गांधी की अनुयायी थीं। राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के भीलों में अनेक स्थानीय आंदोलन हुए हैं, जिनका उद्देश्य भी हिंदूकरण ही था। कई आंदोलनों का नामकरण लसोड़िया, गोविंदगिरी, गुलिया, विश्वनाथ तथा मावजी के आधार पर हुआ। खानदेश में गुलिया महाराज तथा रेवकांथा में विश्वनाथ द्वारा आंदोलनों का संचालन किया गया। चौहान ने मावजी महाराज और गोविंदगिरी के धार्मिक आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने 1933 में भीलों द्वारा मालगाड़ी में पृथक राज्य के लिए किए गए आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसका अंग्रेजी सरकार ने सेना द्वारा दमन किया। इसके अतिरिक्त अभील नेता मोतीलाल तेजावत एवं मामा बालेश्वर दयाल ने भी भीलों के सामाजिक राजनीतिक मुक्ति के आंदोलनों का संचालन किया। आइए अन्य स्थानों पर जो हुए थे जनजाति आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स एल्सवेयर, उनको देखते हैं। बेली ने उड़ीसा की गोंड जनजाति में राष्ट्रीयकरण एवं संस्कृतिकरण के आंदोलनों का उल्लेख किया है। महापात्रा ने पूर्वी भारत और विशेष रूप से उड़ीसा की जनजातियों में सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख किया है, जिनका उद्देश्य जनजातियों का संस्कृतिकरण, राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करना आदि रहा। राघविया ने आंध्र प्रदेश की राम भूपति जनजाति में रामया विद्रोह का उल्लेख किया है, जिसके कारण सन 1802 से 1870 तक आंध्र के जनजातीय क्षेत्र में असंतोष रहा। तो आज की वर्तमान स्थिति क्या है? लेट अस लुक एट द प्रेजेंट पोजीशन। उपर्युक्त सभी आंदोलन आज़ादी के पूर्व के हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। हालांकि यहाँ कई आंदोलन नए भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमें कुछ का उद्देश्य तो सकारात्मक रहा, निर्माणकारी रहा, किंतु कुछ का संगठित विरोध एवं विद्रोह भी रहा। जनजातियों ने या तो अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ मिला लिया, या वे अपने साथ अच्छा बर्ताव करने एवं पृथक राज्य की मांग के बीच झूलती रहती हैं। आज उनमें अपनी गिरी हुई आर्थिक एवं सामाजिक दशा के प्रति निरंतर जागरूकता में वृद्धि हो रही है। समकालीन भारत में जनजातीय असंतोष के लिए सच्चिदानंद पृथक सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने की इच्छा एवं कृषि संबंधी कारकों को प्रमुख मानते हैं। असम और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों राज्यों की अपनी समस्याएं हैं। सरकार के सहयोगी रुख के बावजूद भी वहां की जनजातियों में असंतोष समाप्त नहीं हुआ है। छोटा नागपुर की जनजातियों ने पृथक राज्य झारखंड बनाने की मांग की है। सन 1960 में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की जनजातियों ने भी पृथक राज्य की मांग की है। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में भी जनजाति आंदोलन हुए हैं। भीलों ने भी भूतकाल में स्वायत्त शासन की मांग की। दक्षिणी गुजरात की जनजातियों ने भी पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन किए। सन 1962 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले की जनजातियों ने भी स्वायत्तता की मांग की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुए नक्सलवादी आंदोलन ने भी भारतीय जनजातियों के असंतोष को नई दिशा दी है। नायडू ने श्रीकाकुलम में जनजातीय असंतोष के लिए कुशल प्रशासन का अभाव, राज्य एवं केंद्र द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति उपेक्षा, पुलिस की उदासीनता, अफसरों द्वारा शोषण, जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा न करना, अवैधानिक रूप से लगान की वसूली, जनजातियों की भूमि को गैर कानूनी रूप से छीनना, भूस्वामियों एवं व्यापारियों द्वारा कृषि एवं वन उपज को जनजातियों से ठग लेना तथा गैर जनजातीय राजनेताओं द्वारा जनजातियों का शोषण आदि को उत्तरदायी माना है। तो ये थे जनजातियों के आंदोलनों पर चर्चा। अगले वीडियो में हम राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ राजस्थान जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।